हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ पहले, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक एंड कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, हमेशा की तरह कुछ नया नहीं है। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हमेशा की तरह आज भी एक नॉलेज सेक्शन है जिसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं ना। पहले आई डोंट नो आप सब लोग कितना टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं। बता, मैं एक सीरीज करता था, म्यूचुअल फंड मंडेज। ठीक है, तो हर मंडे को एक म्यूचुअल फंड रिलेटेड या तो रिव्यू, क्या मतलब एक वीडियो हम करता था। मैं काफ़ी टाइम तक किया मैंने, बट फिर थोड़ा बिजीनेस और थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा नहीं, कैसा लगा नहीं कि बहुत सारे लोग उसको वीडियो को देख रहे हैं। राइट, तो थोड़ा वो डिसकंटिन्यूड हो गया। कोई मतलब रिसेंटली सेशन किया था कुछ, रिसेंटली हमने शायद ये मतलब हमारा कल भी ऑनलाइन एक मास्टर क्लास है म्यूचुअल फंड का। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भाई म्यूचुअल फंड मंडेज आप शुरू करो। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू नाउ कि रियली आपको लगता है कि आई शुड स्टार्ट म्यूचुअल फंड मंडेज अगेन? और इफ़ यस, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए कि यस, म्यूचुअल फंड मंडे शुरू करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर होंगे अच्छे खासे कमेंट्स तो फिर सोचते हैं सेकंड सीजन लाने का उसका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ है, क्योंकि कल मार्केट बंद थी। ठीक है, तो पहले हमेशा अब नया कुछ एक थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि एक तो भाई जियो पॉलिटिक्स पहले शुरू करते हैं ग्लोबल में। तो ग्रीनलैंड के ऊपर तो इशू चल ही रहे हैं। कल मैं आई वॉज रीडिंग द ट्वीट फ्रॉम इमानुअल मैक्रोन, राइट, जो प्रेसिडेंट हैं फ्रेंच फ्रेंच के। तो वो कह रहे हैं कि भाई फ्रांस ने डिसाइड किया है कि एक जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे डेनमार्क में। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज बाय डेनमार्क इन ग्रीनलैंड, जिसका नाम होगा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है, राइट। तो मतलब वो ये नाटो अगेंस्ट नाटो, यूएस अगेंस्ट नाटो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, बट ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ से लग रहा है कभी कभी कि कुछ ग्रीनलैंड के ऑफिशियल्स यूएस में भी हैं, राइट। तो कभी लग रहा है कि बहुत इजीली शायद यूरोप विल गिव ग्रीनलैंड टू यूएस, और कभी कुछ दूसरी साइड लगता है कि ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स आर। तो एक तो ये तो इस पे है। वेनेजुएला में भी चीज़ें चल रही हैं। यूएस फोर्सेस सिक्स्थ ऑयल टैंकर उन्होंने वेनेजुएला के पास जो है वो सीज किया है। वो कंसिस्टेंटली सीज कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी वहाँ पर शेडो फ्लीट है जो कि रशिया और चाइना चलाते थे, राइट, वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सैंक्शंस थे ना ऑयल पे। ठीक है, तो ये सब शेडो फ्लीट्स होती थी जो मतलब थोड़ा इलीगल मीन्स से ऑयल निकाल के और दूसरी जगह पे चले जाते थे। तो अभी वो सिक्स्थ इस तरह का ऑयल टैंकर वहाँ पर सीज करने की कोशिश की गई है। वेनेजुएला ऑयल को मतलब कोशिश यही की जा रही है यूएस द्वारा कि भाई वेनेजुएलन ऑयल सिर्फ यूएस ही जाए और कहीं ना जाए, यही उनकी कोशिश है। तो यहाँ पर भी चीज़ें चल रही हैं, बट अभी थोड़ी स्लो है, बट है वेनेजुएला एंड पे भी चीज़ें, राइट। नथिंग मेजर ऑन यूएस यूक्रेन, कोई ऐसी मेजर अपडेट नहीं है। तो वो वाला मतलब चीज़ें हैं। ईरान, यस, ईरान के ऊपर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई है। तो अगर आपने देखा होगा कल परसों में ऑयल काफ़ी बढ़ गया था, राइट। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो 67 68 तक चला गया था, राइट। तो अब वो वापस 63.77, जो मैंने लास्ट नंबर देखा 63.77 पे आ गया। रीज़न क्या है? भाई ट्रम्प ने कहा है कि भाई किलिंग हैज़ बीन स्टॉप्ड इन ईरान। ठीक है, तो भाई उन्होंने कहा है कि अब शांति है ईरान में, किलिंग नहीं हो रही है। और उसके से लग रहा है कि भाई जो अमेरिकन स्ट्राइक थी, जो लग रहा था आज हो जाएगी कल हो जाएगी, ये चल रहा था। ठीक है, तो वो जो है उसके फियर जो है वो ईज हो गए हैं कि शायद अमेरिका ईरान पे अटैक ना करे। और इसी तरह से मतलब ऑयल प्राइसेस कम रख के और ये सारी चीज़ें मतलब इकोनॉमिकली और जो भी सिविल अनरेस्ट चल रहा है उसी को एस्केलेट करके वहाँ की गवर्नमेंट टॉपल करने की शायद कोशिश करेगा। बट एटलीस्ट वहाँ पे मिलिट्री स्ट्राइक ना करे, ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ गई है। और इसलिए ऑयल थोड़ा शांत हो गया है कि भाई अगर मिलिट्री स्ट्राइक होती है, राइट, तो फिर ईरान में अगेन रिस्पॉन्ड, और फिर रिस्पॉन्स किसको आएगा? वो यूएस तक तो नहीं जाएगा। रिस्पॉन्स आएगा सऊदी, कतर, इन सब कंट्रीज पे, राइट। या फिर वो जो मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो राइट, तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस में जो है ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे। लेकिन अभी जो है बाय आफ्टर ट्रम्प्स स्टेटमेंट वो थोड़े से शांत हो गया है। तो अभी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो वापस 63 64 के आसपास आ गया है। ब्लैक रॉक का कल रिजल्ट आया, तो ब्लैक रॉक के एसेट्स, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है कहने को, राइट, तो $14 ट्रिलियन हो गया है, राइट। $14 ट्रिलियन, राइट, के एसेट्स जो है ब्लैक रॉक के पास है। ये लास्ट ईयर $11.55 ट्रिलियन था। अब ये $14 ट्रिलियन हो गया, विच हैज़ बीन अ फिनोमिनल नंबर, राइट। कि मतलब इतने बड़े एसेट्स एक कंपनी जो है वो मैनेज करती है, राइट। तो एक फिनोमिनल नंबर मुझे लगा, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद यू एज द रिजल्ट केम।
बाकी अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स में कल पॉजिटिव ही रहे, मेजरली बिकॉज टीएसएमसी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, जो कि ताइवान की कंपनी है, राइट, चिप मेकर है सबसे बड़ा, तो उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड क्वार्टर उन्होंने किया। तो उसके चक्कर में सेमीकंडक्टर स्टॉक्स जो है थोड़ा सा सेंटीमेंट उसमें बूस्ट हुआ कि भाई उनके भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो उसके चक्कर में मार्केट ओवरऑल, स्पेशली अगर हम नैस्डैक की बात करें तो पॉजिटिव रहा। इवन डाउ जोन्स भी जो है वो पॉजिटिव रहा, राइट, ओवरऑल। अगेन फेड चेयर के ऊपर है, तो वही अभी डोनाल्ड ट्रम्प तो यही बोल रहे हैं कि भाई फेड चेयर तो स्टेज अभी तो रहेंगे। जेरोमी पॉल, आई एम श्योर आप सबने वीडियो देखी होगी जेरोमी पॉल की, ब्लेमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन, मतलब जो उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस लगाए हैं रिनोवेशन के ऊपर, जो उन्होंने रिनोवेशन किया है बिल्डिंग के ऊपर। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो जेरोमी पॉल के थोड़ा पीछे पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर उन्होंने वीडियो निकाला था कि ये एक फेड की जो एक इंडिपेंडेंस है इसके ऊपर प्रहार किया गया है, इस तरह का वीडियो था। तो उसके बाद चल रहा था कि शायद यूएस फेड चेयरमैन को जो है जल्दी निकाल दिया जाए, बट ट्रम्प हैज सेड कि नहीं, अभी तो वो रहेंगे फॉर सम मोर टाइम, ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू कैंडिडेट फॉर इट। ठीक है, तो ये मेजर न्यूज़ रही फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब इंडिया की बात करें तो ईयू और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड है कि 27 जनवरी को हो जाएगा, राइट, बिकॉज ये पहले अभी जर्मन चांसलर जब आए थे उन्होंने भी कहा था कि एफटीए जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है यूरोप और इंडिया का, राइट। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला पहले भी बताया था, ईयू लीडर्स उर्सुला वॉन देर लेन एंड एंटोनियो कोस्टा, राइट, वो दोनों जो है दिल्ली में आ रहे हैं फॉर 26 जनवरी। दे आर द चीफ गेस्ट। 27 को तो इट्स अ स्टेट विजिट। तो एक्सपेक्टेड है कि 27 जनवरी को ये जो है ट्रीटी साइन हो जाएगी, मतलब एफटीए साइन हो जाएगा, विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एफटीए, क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्रेड पार्टनर, एक्चुअली बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। यूरोप और इंडिया का सरप्लस भी है, ट्रेड सरप्लस विद देम। तो ये जो ट्रेड, और यूरोप के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, विद स्पेशली विद यूएस रिलेशन जो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, राइट, रशिया के पास वो जा नहीं सकते, चाइना के पास वो जा नहीं सकते, तो उनके पास इंडिया ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक इंडिया ऑल्सो हैव, इंडिया के लिए भी यूरोप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। तो वो एक, मेरे को लगता है कि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एफटीए जो है दोनों इकोनॉमीज के लिए रह सकता है। सेबी सेबी मनोज कुमार जो है उन्होंने बोला कि भाई मार्केट कैटेगराइजेशन फ्रेमवर्क जो है वो नया शायद जल्दी ही आ रहा है। मतलब बेसिकली मार्केट कैटेगराइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये सब की कैटेगराइजेशन शायद इसमें रिवीजन, इसमें कुछ चेंजेस जो है सेबी शायद लाने की कोशिश कर रही है, और उसके ऊपर फ्रेमवर्क जो है ऐसा बोला गया है। तो लेट्स सी इट, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, और इसका इम्पैक्ट, राइट, फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स पर्सपेक्टिव से, कि उनके डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स रहेंगे। होलसेल इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई नंबर आया, कमी आना था, 0.8% दिसंबर में इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन रहा, राइट। नवंबर में तो कॉन्ट्रैक्ट था, तो एटलीस्ट पॉजिटिव आया आफ्टर दो डिफ्लेशन नंबर के बाद। हमने कल परसों जो है हमारा सीपीआई नंबर भी आया था, तो सीपीआई जो है वो 1.33% आया था, दैट वाज आल्सो 3 मंथ हाई। तो अभी इन्फ्लेशन लिटिल बिट इज कमिंग बैक, राइट, विच इज एक्सपेक्टेड, राइट, इवन आरबीआई सेड, ठीक है, कि भाई आई थिंक मार्च तक का उनका 4% का टारगेट, दे आर सेइंग कि 4% तक वापस आ जाएगा इन्फ्लेशन। अगेन इन्फ्लेशन इज कमिंग बैक अगेन, शायद बेस इफेक्ट अब वो थोड़ा वेन ऑफ हो रहा है, और इन्फ्लेशन शुड कम बैक, और वापस वो 4-5% पे अगर आ जाता है तो फिर से हमारा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो कम हो गया था, राइट, तो वो अगेन वो डबल डिजिट में एक्सपेक्टेड है, दैट इज अ गुड न्यूज, राइट। तो थोड़ी इन्फ्लेशन इज अ गुड इन्फ्लेशन, राइट, दिस इंडिया के लिए जो 4 to 6 का जो बैंड है आरबीआई का, दैट इज अ गुड इन्फ्लेशन, एंड दैट इंडिया नीड्स दैट इन्फ्लेशन, ताकि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट और वो सारी चीजें हमारी इंप्रूव होती रहें, राइट। तो वो नंबर जो है ओवरऑल आया है। बाकी अब जो फरवरी से सीपीआई का जो डेटा आएगा वो नए बेस ईयर से आएगा, तो 2024 का बेस ईयर है। अभी जो बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 का चल रहा है, अभी बेस ईयर चेंज होगा, तो उसके चक्कर में भी कुछ नंबर्स में चेंजेस आ सकते हैं, राइट। हमारा नया जीडीपी नंबर भी आई थिंक नए बेस के साथ होने वाला है। डब्ल्यूपीआई इंडेक्स की भी बात चल रही है कि उसको अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के हैं, नॉट डब्ल्यूपीआई। होलसेलर जो है उससे नहीं, वो प्रोड्यूसर से पूछा जाता है, राइट। तो आई थिंक डब्ल्यूपीआई विल आल्सो चेंज टू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, वो भी एक चीजें यहाँ पर चल रहे हैं। एफडीआई इनफ्लोज जो है लास्ट 6 महीने में थोड़े सर्ज हुए हैं, $51 बिलियन का डीपीआईआईटी जो है उन्होंने, मिनिस्ट्री ने बोला कि $51 बिलियन का लास्ट 6 मंथ्स में एफडीआई इनफ्लोज आया मैन्युफैक्चरिंग में और स्टार्टअप कोलैबोरेशन की वजह से, राइट। सो दैट हैज़ बीन एटलीस्ट अ गुड न्यूज़, क्योंकि एफ आई आईज तो बहुत आउटफ्लोज है, तो एफ डी आईज आ रहा है, तो एक
आई थिंक ये पॉजिटिव है कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एक्सपोर्ट्स के नंबर आए दिसंबर के, तो 1.8% अगर हम बात करें मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, जो कि जिस पे टैरिफ लगा हुआ है, ठीक है, यूएस का 50% का, तो वो 1.8% बढ़ा है। $38 बिलियन का दिसंबर में एक्सपोर्ट हुआ, बट ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है क्योंकि इंपोर्ट 8.8% से बढ़ा है। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो ऑलमोस्ट $25 बिलियन हो गया है, ठीक है। तो लास्ट ईयर वो $20 बिलियन के आसपास था, $25 बिलियन हो गया। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। इसके दोनों रीजन है, एक तो एक्सपोर्ट थोड़ा स्लो हो गया ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, ठीक है, एंड इम्पोर्ट जो है वो बढ़ गया है मेजरली बिकॉज ऑफ गोल्ड, राइट। और मतलब ये जी मतलब बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑल दीज मेटल्स, इसके चक्कर में इनके प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, राइट। और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है उसके चक्कर में। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इंपोर्ट्स जो है हमारे बढ़ रहे हैं, जबकि ऑयल प्राइसेस काफ़ी कंटेन्ड है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो है वो मेजरली इसको, और हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट हुई थोड़ी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है अगर 1 ईयर बैक देखें तो, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से इम्पोर्ट बढ़ा, राइट, लेकिन एक्सपोर्ट भी बढ़ा लेकिन कम बढ़ा, तो इसकी वजह से डेफिसिट अभी जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, राइट। यूएस के साथ अगर हम एक्सपोर्ट की सिर्फ बात करें दिसंबर में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन 1.8% से ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो मेजरली बचाया किसने, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट, जो हमारा फोन, आईफोन जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसी ने बचाया हुआ है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का मेन डी ग्रोथ को। नहीं तो बाकी तो हिट है, राइट, बट वो आईफोन एक्सपोर्ट पे टैरिफ नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी है, राइट। तो एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट है, अगर ये टैरिफ नहीं होता या हमारी कोई ट्रेड डील होती, राइट, तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर फ्रॉम एक्सपोर्ट साइड, मुझे ऐसा लगता है। बट ऑफ कोर्स ग्लोबल सिनारियोज इतने अच्छे भी नहीं है, राइट। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है और ये सारी फैक्टर्स भी हैं, राइट। एंड अगेन एज आई सेड, यूएस इंडिया ट्रेड डील एंड इंडिया यूरोप एफटीए जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स रह सकते हैं इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ में और इंडिया के ओवरऑल ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट का के कम होने में। फिर कल भी मतलब कॉमर्स सेक्रेटरी का जो अनाउंसमेंट आया, तो उन्होंने भी बोला कि इंडिया, अब जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता देता हूँ, इंडिया एंड यूएस आर वेरी नियर टू फाइनलाइजिंग अ ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। तो अगेन बार बार चल रहा है ये वेरी नियर, बहुत टाइम से चल रहा है, ये अंडरस्टैंड, बट देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस व्हिच आर हैपनिंग बैक एंड पे। होपफुली अगेन एज वी ऑल आवर से कि वी आर वेरी होपफुल कि दिस शुड कम वेरी सून, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि इस क्वार्टर में अगर आ जाएगा तो थिंग्स शुड बी मच बेटर फ्रॉम यूएस, रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो जाएगा, सेंटिमेंट्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। 50% से हम 25% पे भी आ जाते हैं ना, मतलब बेसिकली, तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग विन फ्रॉम द टैरिफ परस्पेक्टिव। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, राइट। तो इन्फोसिस का रिजल्ट आया परसों। तो रिजल्ट का एटलीस्ट जो एडीआर है, यू मतलब इन्फोसिस का जो डिपॉजिटरी है वो यूएस में भी लिस्टेड है, तो वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, राइट। वो 8-10% बढ़ा हुआ है, तो आज एक्सपेक्टेड है कि इन्फोसिस का स्टॉक शुड डू वेल। मेजरली रीज़न क्या है उसका, मेजर रीज़न इज़ कि इन्फोसिस ने, राइट, अपना वो बढ़ा दिया है, गाइडेंस बढ़ा दिया है। तो पहले जो ग्रोथ का गाइडेंस था FY26 का, वो 2 to 3% था, अब उसको 3 से 3.5% कर दिया है। तो वो मेजर जो है रीज़न जो है, आई थिंक मार्केट इज़ लाइकिंग दैट, एंड उसका इम्पैक्ट है। बाकी लेबर, न्यू लेबर कोड जो आए हैं गवर्नमेंट के, उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट सारी आईटी कंपनीज में दिख रहा है। तो इन्फोसिस ने भी 1289 करोड़ का हिट लिया है, उसका एक्सेप्शनल चार्ज Q3 में, राइट। न्यू लेबर कोड्स का मतलब जो बेसिकली ग्रेचुइटी बढ़ी है, ये सारी जो चीज़ें, ठीक है, तो जो फ्यूचर में बढ़नी है वो एक साथ इन्होंने इम्पैक्ट उसका ले लिया है, राइट। तो वो भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर नेगेटिव रहा है, राइट। बट Q3 में उसमें इसकी वजह से जो है नेट प्रॉफिट गिरा है 2.2% से, बट ओवरऑल जो है कंपनी की ग्रोथ हैज़ बीन गुड। मतलब जो एक्सपेक्टेड बुरा हाल लग रहा था ना कि आईटी का बुरा हाल है, बहुत हालत खराब है, उतना बुरा हाल नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। बट यस, थिंग्स मतलब ऐसा अच्छा बहुत रोजी पिक्चर तो नहीं है, बट एज अ सेट जितना वर्स्ट एक्सपेक्ट किया था उतना बुरा चीज़ें नहीं है। एलटीटीएस का भी रिजल्ट आया, एलएनटी टेक का, ठीक है, एंड उन्होंने लेकिन FY26 की ग्रोथ गाइडेंस कम की है, ठीक है। तो वहां पर आप नेगेट सकते, इन्होंने भी लेबर कोड की वजह से 35 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस लिया है, राइट। तो वो भी है, तो वो अगेन दे आर सेइंग दिस, मतलब उनका जो एक्सपेक्ट यही है कि भाई इंजीनियरिंग, डिस्क्रिशनरी इंजीनियरिंग स्पेंड जो है वो नहीं बढ़ रहा है। डॉलर रेवेन्यू Q on Q भी 3.2% गिरा है,
जबकि करेंसी, ठीक है, तो डॉलर रेवेन्यू गिरा है। अगर हम रेवेन्यू, अगर सीक्वेंशियल रेवेन्यू वैसे 1.9% से गिरा है, बट करेंसी डिप्रिशिएशन की वजह से थोड़ा सा वो बेनिफिट मिला है ओवरऑल चीज़ों में, ठीक है। तो दिस हैज़ बीन अगेन, तो इसका रिजल्ट एल का बहुत अच्छा नहीं है, बट इन्फोसिस आई थिंक वाज बेटर, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जो एडीआर है वो सेइंग कि एक अच्छा ओपनिंग रहना चाहिए इन्फोसिस का आज। एचडीएफसी एएमसी का रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट 20% से बढ़ा, रेवेन्यू 15% से बढ़ा, ठीक है। ठीक है, लास्ट नेट प्रॉफिट जो है वो 769 करोड़ रुपीस उन्होंने किया है, सीक्वेंशली 7% से प्रॉफिट बढ़ा है, राइट। एसेट अंडर मैनेजमेंट 19% से बढ़ा, ठीक है, और उसी मतलब उसी के आसपास जो है वो बेसिकली प्रॉफिट बढ़ा है ओवरऑल। साथ में आईसीआईसीआई भी अब तो लिस्ट हो गई है, राइट। तो आईसीआईसीआई का प्रोडेंशियल एएमसी का भी रिजल्ट आया, वहाँ पे परफॉर्मेंस वाज बेटर, 23% 0.5% का बेसिकली ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ा है। रेवेन्यू सीक्वेंशियली मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.7% से बढ़ा है, और प्रॉफिट 45% से इनका बढ़ा है, और सीक्वेंशियल प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 10% 9.8% से कंपनी का बढ़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 917 करोड़ का Q3 का प्रॉफिट है, राइट। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिगर कंपनी, मतलब ओवरऑल एएमसी वाइज भी इट इज़ अ बिगर, इट इज़ द सेकंड बिगेस्ट, और एचडीएफसी एएमसी थर्ड बिगेस्ट है। तो ठीक है, तो ओवरऑल इनका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से बड़ा भी है, लाइक 917 करोड़ का प्रॉफिट है, और एच डी एफ सी एएमसी का 769 करोड़ का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। ग्रो का भी रिजल्ट आया, ग्रो का रिजल्ट, पैट तो गिरा है 28%, ठीक है, जबकि रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू जो है 16% बढ़ा है, क्लाइंट बेस भी बढ़ा है, लेकिन पैट जो है वो कंपनी का गिरा है, नेट प्रॉफिट 547 करोड़ पे आ गया है, राइट। कमोडिटी ट्रेडिंग, लोन्स अगेंस्ट शेयर, वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह की वजह से टॉप लाइन जो है वो इम्प्रूव हुई है। हाँ, इंटरेस्टिंग उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने अपनी एएमसी में स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर, राइट, स्टेट स्ट्रीट का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी बड़ी ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आई थिंक फोर्थ बिगेस्ट है या फिफ्थ बिगेस्ट है आई थिंक ओवरऑल वर्ल्ड में, एंड उन्होंने 23% स्टेक ग्रो के एएमसी बिजनेस में लिया है, 580 करोड़, राइट। तो आई वाज लाइक शॉक, 2,500 करोड़ रुपए में। अच्छा, ग्रोथ ग्रोथ का एएमसी बिजनेस में एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 3,500 करोड़, 3,700 करोड़ के आसपास है सिर्फ, उसको 2,500 करोड़ रुपए दिए हैं। अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ, आई एम श्योर स्ट्रेट स्ट्रीट वांट्स टू एंटर इंडियन मार्केट, तो जो भी है, बट आई थिंक दे हैव गिवन अ वेरी वेरी गुड प्राइस, एंड तो ये सारी चीजें, तो 23% स्टेक जो है ग्रो एसेट मैनेजमेंट कंपनी नाउ स्ट्रेट स्ट्रीट के पास आ गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है। बाकी ग्रो का कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर बढ़ रहा है, अब इक्विटी में 21% से लेकर 28% हुआ लास्ट एक साल में, राइट। डेरिवेटिव्स में भी 12 से 18% उनका मार्केट शेयर बढ़ा है, और म्यूचुअल फंड सेगमेंट में भी 13.7% बढ़ा है। तो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर ग्रोथ है ग्रो के ओवरऑल बिजनेस में। एच डी एफ सी लाइफ का रिजल्ट आया, पैट जो है 7% बढ़ा है, राइट, ओवरऑल अगर हम बात करें तो, ठीक है। न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है 10% से बढ़े हैं, रिन्यूएबल प्रीमियम भी और ऑलमोस्ट 15% से बढ़े हैं, तो पॉजिटिव थोड़ा सा अगेन मतलब जीएसटी का इम्पैक्ट थोड़ा सा पॉजिटिवली यहाँ पर दिख रहा है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वैसे प्रेशर में है, राइट, ओवरऑल इंश्योरेंस बिजनेसेस आर नॉट डूइंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ हाई क्लेम रेशियोज एंड एवरीथिंग, बट जीएसटी आई थिंक विल डू सम बेनिफिट्स, होपफुली दैट इज द एक्सपेक्टेशन। जियो फाइनेंस का रिजल्ट आया, राइट। एयूएम जो है वो ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का ओवरऑल हो गया है, जबकि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट गिरा है, राइट। टॉप लाइन ग्रो अच्छा हुआ है, इनकम ऑलमोस्ट 100% बढ़ी है, 449 करोड़ रुपए की इनकम थी, अब 900 हो गई है, राइट। अगर हम प्रोविजनिंग को हटा दें तो प्रॉफिट 7% से बढ़ा है, लेकिन प्रोविजनिंग के चक्कर में कम हुआ है। एसेट अंडर मैनेजमेंट सीक्वेंशली मतलब मंथ ऑन मंथ 29% से बढ़े हैं, राइट, ओवरऑल, ठीक है। क्रेडिट अगर हम जियो पेमेंट बैंक करें तो 10x हुआ है ईयर ऑन ईयर, अगेन वो तो मतलब पेमेंट बैंक तो खैर बहुत ही स्मॉल बेस था, राइट। तो टोटल डिपॉजिट भी 500 करोड़ के उनके ओवरऑल हो गए हैं, राइट। तो ओवरऑल बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल, बट अगेन ऑल दिस वी विल हैव टू, आई थिंक आई विल आस्क इफ अनुष कैन मेक डिटेल वीडियो ऑन दिस, तो दैट विल बी गुड, राइट। तो बट इंटरेस्टिंग एक ये पर यहाँ पर एक रिजल्ट रहा है ये। जेन टेक्नोलॉजीज
का एक 404 करोड़ का ऑर्डर उनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो दे हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर ऑर्डर्स, राइट। कंपनी इज डूइंग, मतलब एक अच्छी कंपनी है, ओवरऑल प्राइवेट प्लेयर है डिफेंस सेक्टर में, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट भी रहा है कुछ टाइम से, राइट। तो 400 करोड़ रुपए का उनको ऑर्डर मिला है, एक साल में उनको पूरा एग्जीक्यूट करने का एक्सपेक्टेड है। मेजरली एंटी ड्रोन सिस्टम में उनको मिला है, और 72 करोड़ का उनका ट्रेनिंग सिमुलेटर्स भी है उनके पास, तो उसमें भी जो है उनको वो मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक माइलस्टोन रहेगा, राइट, जेन के लिए दिस ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। कोको कोला जो है 1 बिलियन आईपीओ का उनका आने का बात चल रही है, तो बैंकर्स आई थिंक वो बात शुरू उनकी हो गई है। जो हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज है, जैसे वरुण बेवरेज है, राइट, ऐसे एचसीसीबी है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज। $10 बिलियन का वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड है उनका। $1 बिलियन का आईपीओ का उनका प्लान है, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का। ठीक है, तो अभी ये मतलब बाहर की अगेन, तो बाहर की कंपनी है ये, तो उसमें अब इंटरेस्टिंग रहेगा, मतलब आफ्टर मल्टीनेशनल कंज्यूमर कंपनीज के बाद, तो ये भी आई थिंक एक्सपेक्टेड है। आईएचसीएल, राइट, इंडियन होटल्स ने 51% स्टेक एक्वायर किया है ब्रिज होटल्स में। ठीक है, बुटीक होटल हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, जो उन्होंने बेसिकली एक्वायर किया है उसको। एंड उनका मेजर प्रेजेंस जो है वो जयपुर, वाराणसी, रणथंबोर वगैरह में ब्रिज की लोकेशंस हैं, गोवा में, जवई में, डलहौजी में। ओवरऑल मतलब अब इसकी वजह से आईएचसीएल का जो होटल जो है 610 जो है होटल्स उनके पास हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट 253 होटल्स उनकी पाइपलाइन में जो है आ जाएंगे। तो ये उन्होंने जो है कंपनी एक्वायर की है। ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज फ्रॉम टुडे। ठीक है, आज अब हम नॉलेज सेक्शन की बात कर लेते हैं। वैसे भी एज आई सेड थोड़ी न्यूज़ ज़्यादा थी, अब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है न्यूज़, राइट। तो फटाफट नॉलेज सेक्शन की बात कर ले, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट, एक पाइन ट्री, लास्ट मेरे ख्याल से लास्ट वाला भी मेरा पाइन ट्री से ही था, तो एक आई वाज रीडिंग थ्रू इट, तो बहुत इंटरेस्टिंग। देखो इंडस्ट्रियल चेंज कैसे हुआ है यूएस में। देखो 1990 में ये स्टेट वाइज है, तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, टॉप एम्प्लॉयर कौन था? अगर आप ब्लू कलर देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे, तो मैन्युफैक्चरिंग वाज द मेजर एम्प्लॉयर, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था सब में। और फिर थोड़ा बहुत जो येलो कलर है वो रिटेल था। ठीक है, एक कलर जो है वो लास वेगस है, राइट, तो वो हॉस्पिटैलिटी था। तो दैट हैज बीन द मेजर इन 1990, तो मैन्युफैक्चरिंग वाज मेजर, बाकी रिटेल। ठीक है, अब आप ये चीजों अब 2024 में, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो अब रह गया है कुछ शायद 5-6 स्टेट्स में। मेजरली जो अब सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, पता है कौन है? हेल्थ केयर, राइट, हेल्थ केयर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। और वो आप देख रहे हैं पर्पल कलर अक्रॉस। ठीक है, नेवाडा, राइट, लास वेगास अभी भी वो अपना सेम मैनेज कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, राइट, लेकिन हेल्थ केयर, राइट, तो दैट इज व्हाट द कंसर्न इज, कि कैसे पूरा इंडस्ट्रियल बेस चाइना शिफ्ट हो गया, राइट। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक मिस्टर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू डू। अब वो कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और ये चाहे इट्स टू लेट और इट्स नॉट टू लेट, ये इसके वो बहुत सारे डिस्कशंस हो सकते हैं, बट ये जो चार्ट है, राइट, इट टेल्स यू अ स्टोरी, राइट, ऑफ यूएस, राइट, हाउ थिंग्स हैव चेंज, हाउ चाइना का डब्ल्यूटीओ में एंट्रेंस हैज चेंज्ड यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग। और हेल्थ केयर, राइट, वो सर्विस सेक्टर जो है वो कैसे बढ़ा, वो भी चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ जाएंगी। बहुत थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए जाते जाते, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, या कोई चीज़ आपको लगता है मैंने भूल गया हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज। अगर अभी तक इन्वेस्ट इंडिया डॉट इन विजिट नहीं किया है तो वो जरूर विजिट करना। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।